सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 को। चैप्टर नंबर 4 है अपेक्षित अधिगम स्तर एवं शिक्षण अधिगम सामग्री। इसके सभी अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को आज यहाँ पर हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये वीडियो इस सब्जेक्ट का लास्ट वीडियो है, यानी कि इस सब्जेक्ट के जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं सभी राजन सीरीज कंप्लीट कर दिया हमने, पवन सीरीज कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा ये जो पूरी सीरीज हम पढ़ा रहे हैं ये भी लास्ट वीडियो है। जितने भी चैप्टर्स हैं आपके 4 चैप्टर, चारों चैप्टर में हमने सभी के बहुविकल्पी अतिलघुत्तरीय को कंप्लीट कर दिया है और ये लास्ट चैप्टर है तो इसको भी यहाँ पर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जो आपका पेपर है सेकंड पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप में से किसी ने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। साइड में आई बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी क्लिक करके आप सभी विषयों की लिंक पर जा करके सभी विषयों को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये लास्ट वीडियो है इस सब्जेक्ट का। जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट है अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 30 है अपेक्षित अधिगम स्तर के क्षेत्र लिखिए। दोस्तों, अपेक्षित अधिगम स्तर का मतलब ही होता है कि कोई बच्चा, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा समान हो, हर बच्चे की सीखने की क्षमता होती है और आप जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं आपको हर चीज ध्यान में रखनी है कि बच्चे आपकी बताए हुए कॉन्सेप्ट को, बताए हुए विषय को, बताए हुए टॉपिक को कितने अच्छे से समझ रहे हैं। तो आपको बच्चों के अधिगम स्तर का ध्यान रखते हुए अपनी क्लास में चीजों को पढ़ाना चाहिए। जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, क्या वो बच्चों को समझ में आ रहा है? जो भी चीजें आप बता रहे हैं क्या उनके स्तर का है? तो इसका आपको खासा ख्याल रखना है। तो क्वेश्चन यही है कि अपेक्षित अधिगम स्तर के क्षेत्र लिखिए। प्रत्येक विद्यार्थी का अधिगम अनुभव स्तर भिन्न भिन्न हो सकता है। अपेक्षित अधिगम स्तर के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं, जैसे कि अध्ययन, लेखन, विचार विमर्श करना, वर्गीकरण करना, निरीक्षण करना, सामान्यीकरण करना, तुलना करना, तर्क करना तथा निष्कर्ष निकालना। ये सभी आते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर के क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अपेक्षित अधिगम स्तर अगर पूछता है क्या है, तो अपेक्षित अधिगम स्तर का यही मतलब है कि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के अनुभव को आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्येक बच्चा कितना पहले सीख करके आया है क्लास में। कोई बच्चा अगर कक्षा 4 में गया तो कक्षा 3 में, कक्षा 2 में उसने जो भी ज्ञान सीखा है आपको उसी ज्ञान से जोड़ करके कक्षा 4 के चैप्टर को आपको पढ़ाना है। तो आपको सभी बच्चों को ध्यान में रखना है कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं वो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि तभी आपके पढ़ाने का कोई अर्थ होगा, कोई मीनिंग होगा। जब तक सारे बच्चे नहीं समझेंगे उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है एज ए टीचर आपको ये समझना होगा कि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं क्लास में वो सभी बच्चे अच्छे से समझें। क्वेश्चन नंबर 31 है अपेक्षित अधिगम स्तर क्या है? तो अपेक्षित अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि बालक अथवा छात्र को किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। यानी कि वही चीज हुई कि आप कितना उसको सिखा पा रहे हैं और वो कितना बच्चा सीख पा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको बच्चे के स्तर का ही पढ़ाना चाहिए। उसके स्तर से ऊपर का हो जाएगा तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है शिक्षण सामग्री चयन के सिद्धांत लिखिए। शिक्षण सामग्री चयन। उपयुक्त पाठ्य सामग्री चयन के समय शिक्षक को निम्नलिखित सिद्धांतों को दृष्टिगत रखना चाहिए। चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। तैयारी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। उपयुक्त प्रस्तुति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। इसके बाद नियंत्रण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए शिक्षण सामग्री के चयन के समय, यानी कि जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उसमें इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कौन से टॉपिक का आपने चयन किया है, आपकी तैयारी कैसी है और आप किस तरीके से उसको क्लास में प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने। और आपको बच्चों को भी नियंत्रित रखना है, क्लास में बहुत अधिक शोर नहीं होने देना है, क्योंकि शोर होगा तो सारे बच्चे आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है शिक्षण सामग्री का चयन करते समय। क्वेश्चन नंबर 33 है उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की कोई 2 विशेषताएं बताइए। दोस्तों, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल
की दो विशेषताएं हैं कि वो बिना लागत के प्राप्त सामग्री होनी चाहिए, उसमें कम लागत लगी हो और अल्प लागत की सामग्री हो, या तो बिना लागत की वो हो या तो अल्प लागत की हो, मतलब कुछ पैसे उसमें लगे हों। तो इस तरीके से आप उत्तम शिक्षण सामग्री क्लास में प्रयोग कर सकते हैं ताकि बच्चों को आप आसानी से किसी भी विषय को समझा सकें, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझा सकें। और अगर आप क्लास में टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो कहीं न कहीं बच्चे आसानी से आपकी बताई गई बातों को, आपके बताए हुए विषय को बहुत ही अच्छे से वो समझेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बैच 2014 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों, शिक्षण अधिगम सामग्री को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2016 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, ग्लोब व मानचित्र किस विषय के शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? दोस्तों, ग्लोब का प्रयोग आप सभी लोग को पता है कि ज्योग्राफी विषय में होता है, यानी कि भूगोल विषय के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, क्योंकि जो ग्लोब होता है वो पूरी पृथ्वी का एक किसी आकृति होती है, किसी तरीके से पृथ्वी बनी होती है, किस तरह झुकी हुई होती है और कहाँ पर महासागर है, कहाँ पर कौन-कौन से देश हैं, किस देश की भौगोलिक स्थिति क्या है, किस देश में कौन-कौन सी चीजें हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, इन सभी के बारे में हमको जानकारी मिलती है ग्लोब के माध्यम से। तो ग्लोब जो है ये भूगोल विषय के शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन या सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम सामग्री है, आप इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, गणित शिक्षण में उपयोगी किन्हीं 2 टीएलएम का नामोल्लेख करते हुए उनका उपयोग लिखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लैक बोर्ड एवं चार्ट। ब्लैक बोर्ड का उपयोग सवालों को समझाने के लिए होता है। शिक्षण चार्ट द्वारा बालकों को गणित के सूत्र आदि कंठस्थ कराए जाते हैं। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, कक्षा में अगर आप गणित के शिक्षक हैं तो ब्लैक बोर्ड तो होना ही चाहिए। ब्लैक बोर्ड तो वैसे भी हर क्लास में होता है, बिना ब्लैक बोर्ड के तो कोई क्लास होता ही नहीं है। और चार्ट के द्वारा आप बच्चों को जो फॉर्मूला होता है, बहुत सारे गणित में फॉर्मूले होते हैं, उनको आप लिख करके बच्चों को याद करा सकते हैं चार्ट के माध्यम से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या अभिप्राय है? दोस्तों, जिस सामग्री का प्रयोग शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं तथा विद्यार्थी उसे देखकर, सुनकर एवं प्रयोग करके सीखते हैं, उसे शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री के नाम से जाना जाता है। यानी कि जिन भी सामग्रियों का प्रयोग शिक्षक कर रहे हैं क्लास में, वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि बच्चे उसे देखकर, सुनकर, आसानी से समझ करके उसका प्रयोग करके सीखेंगे, तो आसानी से उस विषय को, उस कॉन्सेप्ट को वो समझ पाएंगे। तो इसीलिए टीचर शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कक्षा में करते हैं। और ये क्वेश्चन लगातार 2017 और 18 में पूछा गया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, अब क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री का एक परिभाषा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। श्रव्य दृश्य उपकरण अभिकर्ताओं, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं और कारण तथा प्रभाव संबंधी प्रातिनिधिक अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया? श्यामपट्ट का आविष्कार जेम्स विलियम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, श्यामपट्ट की 2 सीमाएं लिखिए। दोस्तों, श्यामपट्ट की 2 सीमाएं हैं। लिखते समय विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का दृष्टि संपर्क, आई टू आई कांटेक्ट टूट जाता है। बिल्कुल सही है। अगर टीचर लिख रहे हैं तो वो पीछे नहीं देख पाएंगे कक्षा में क्या हो रहा है, तो आई टू आई कांटेक्ट क्या होता है, ये टूट जाता है। अध्यापक द्वारा लिखते समय विद्यार्थियों को लिखित कार्य आंशिक रूप से ही दिखाई देता है और अध्यापक को लिखना रोककर बीच बीच में किनारे हटना पड़ता है। इससे कक्षा शिक्षण का प्रवाह बाधित होता ही है तथा समय भी अधिक लगता है। ये बिल्कुल सही है। ये आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी होगा। आप लोगों ने जब टीचिंग की होगी, आप क्लास में लिख रहे हो, बच्चे कहेंगे सर हट जाइए, मैम हट जाइए। और ऐसा नहीं है सिर्फ आप लोग ने टीचिंग में देखा होगा, आप लोग खुद भी विद्यार्थी रहे हैं, आप लोग भी, तो आप लोगों ने भी ऐसा काम किया होगा जब आप लोग पढ़ रहे थे, जब आप लोग स्टूडेंट थे। अभी तो आप लोग छात्र अध्यापिकाएं हो चुके हैं, तो आप लोगों ने भी ये काम किया होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, मैम हट जाइए, मैम, ये नहीं देख रहे हैं कि हाँ सर लिख रहे हैं, मैम लिख रही है। जब वो पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो वो खुद ही हट जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चों की आदत होती है ना, तो ऐसी आदतें अच्छी नहीं होती हैं। अगर आप क्लास में इस तरीके से कोई बच्चा आपके करता है तो आपको उसे समझाना है, या फिर आपको कुछ इस तरीके से रिएक्शन करना है कक्षा में कि हाँ बच्चों को लगे कि हाँ अभी सर या मैम का कंप्लीट हो जाएगा जब पूरा पैराग्राफ, तो वो खुद हट जाएंगे। तो इस तरीके से आपको समझाना भी है कि अगर हम
पूरा हो जाएगा तभी तो हटेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से आंसर को कंप्लीट कर लो। तो आप आसानी से बच्चों को इस तरीके से भी बोल के समझा सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, रेडियो का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, रेडियो का आविष्कार सन 1895 ईस्वी में इटली के इंजीनियर मार्कोनी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, रेडियो प्रसारण कितने प्रकार के होते हैं? रेडियो प्रसारण 2 प्रकार के होते हैं। साधारण प्रसारण, इसके अंतर्गत साधारण घटनाक्रम तथा स्थितियों की सामान्य जानकारी दी जाती है। और शैक्षिक प्रसारण यानी कि एजुकेशनल रिले, इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। तो रेडियो पर 2 प्रकार के कार्यक्रम आते हैं, साधारण प्रसारण यानी कि सेंट्रल रिले और शैक्षिक प्रसारण यानी कि एजुकेशनल रिले। क्वेश्चन नंबर 42 है, टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार का होता है? टेप रिकॉर्डर 2 प्रकार के होते हैं। कैसेट टाइप के, यह प्रायः पारिवारिक तथा शैक्षिक उपयोग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनमें एक खाली कैसेट लगाकर हम किसी भी प्रकार की आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सुविधाजनक होता है। ये बैटरी या विद्युत से संचालित होते हैं। इसके बाद दूसरा है स्थूल टाइप, यह बड़े आकार के होते हैं तथा केवल विद्युत से संचालित होते हैं। इन्हें सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ग्रामोफोन का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? दोस्तों, ग्रामोफोन का उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, चलिए देखते हैं। ज्यादा बड़े समूह में ग्रामोफोन सुनने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इससे विद्यार्थी के ज्ञान प्राप्ति में व्यवधान होता है। ग्रामोफोन कार्यक्रम सुनने के बाद विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से विवेचना करनी चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों जितने भी अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन थे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे, वो सभी चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए और आज आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप आराम से देख सकते हैं सभी वीडियोस को। हमने ऑलरेडी राजन सीरीज, पवन सीरीज सभी को कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा अब यहाँ पर ये पूरी आपकी ठाकुर सीरीज भी हमने कंप्लीट करा दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना आप लोग मत भूलिए, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स ही हमें प्रोत्साहित करते हैं कि लगातार आप लोग के लिए अच्छे से वीडियोस हम बनाते रहें और ऐसे ही आप लोगों को लगातार आप लोगों के लिए हम वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसको जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस से ऐसे ही अपडेट रहें और लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहें। अपने सभी फ्रेंड्स को अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, वहां पर जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक हमारे वीडियोस पहुंच सकें और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सकें और लगातार ऐसे ही अच्छे से वीडियोस प्राप्त करते रहें और लगातार ऐसे ही अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर करते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।